दोस्तों नमस्कार। जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आफ्टर ऑल दिल्ली के विधानसभा पटल पर रख दी गई। केजरीवाल का शराब घोटाला पिछले 2 साल से भारत की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर मीडिया, हर टीवी चैनल, हर नुक्कड़ चौराहे पर दिल्ली या दिल्ली के बाहर आप कभी भी जाते तो लोग यही पूछते कि यार दिल्ली में क्या घोटाला चल रहा है, और इसकी चर्चा सब तरफ थी। और लगातार केजरीवाल साहब ये कह रहे थे कि साहब इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं। और जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसको भी सदन के पटल पे नहीं रखा गया। कारण बहुत सिंपल था, रिपोर्ट आई थी 2024 में और ये सीएजी की पहली रिपोर्ट थी 2024 की। इसका मतलब जो पूरा एनालिसिस था वो 2024 से पहले का था। और अगर सीएजी के आंकड़ों से जाए तो ये 2017 से लेकर 2023 तक जो घोटाले हुए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट 208 पेज की है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप कोशिश करें कि इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लें, पढ़ें। अगर आप फाइनेंस से संबंधित हैं, अगर आप ऑडिटिंग में काम करते हैं या अपनी कंपनियां चलाते हैं, तो हो सकता है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग आपको अपनी कंपनी में सिस्टम्स इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को आपस में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग जानना चाहते थे, जिसको आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो पूरी की पूरी रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, 204 पेज है। और रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ रेगुलेशन सप्लाई ऑफ लीकर इन दिल्ली। अब ये जब बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा दिल्ली का लीकर घोटाला हुआ, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा भी रहेगा। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आज हम बात करते हैं सबसे कि कंटेंट क्या है इस रिपोर्ट के, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें सबसे पहले एक चीज देखते हैं वो है इसकी एग्जीक्यूटिव समरी। 208 पेज की जो रिपोर्ट है इसको पूरी तरह से इसमें एनालाइज किया गया है। डिटेल में मैं जाऊंगा समरी की, लेकिन उससे पहले दो और चीजें जो इंपॉर्टेंट है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी कानून दिल्ली सरकार के अंदर लगते हैं और इस लीकर सेक्टर को, उसको देखना कि क्या जो काम हुआ है वो कानून के हिसाब से हुआ या नहीं। और ऑडिट क्राइटेरिया भी उसी के आधार पर रहा कि जो कानूनी प्रावधान है क्या उनका कंप्लायंस हुआ या नहीं। ऑडिट स्कोप और मेथोडोलॉजी स्ट्रक्चर्ड है और स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट बकायदा इसमें दी गई है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कहा गया है कि देखिए हर कदम पर घपला हुआ है। चैप्टर 2 जो है एक्साइज सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समरी का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इस पूरी समरी के अंदर जो रिपोर्ट है वो ये कि जो कानून के हिसाब से कंप्लायंसेस होने चाहिए थे, आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए थे कि किसको लाइसेंस मिले और किसको नहीं मिले, वो बेसिक नॉर्म्स भी फॉलो नहीं किए गए। जो उनके केवाईसी होने चाहिए, उनके पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो भी कानून के हिसाब से है, उसका कहीं कुछ फॉलो नहीं किया गया है। स्टॉक टेक सोल्ड एक्सरसाइज कपल्ड विद वीक अटेम्प्ट टू एनफोर्स स्कैनिंग ऑफ बारकोड। अब सवाल इस बात का है कि ट्रैकिंग आप कैसे करोगे? आपने दुकान में लग दी 1000 बोतलें, उसमें यह है कि आपको हर एक का बारकोड स्कैन करना होगा ताकि वो जो सेल हुआ है वो ऑडिट के रिपोर्ट में चला जाए, डिजिटली कैप्चर हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। वहां पे ज्यादातर ऑफ स्कैन करके बोतलें बेची गई और बहुत कम स्कैन करके बेची गई। इसका मतलब यह है कि जो ऑफ स्कैन करके या बगैर स्कैनिंग के बेची गई उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी ही नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि सिस्टम से बाहर ही बाहर वो बिक गई। दुकानें जरूर दिल्ली सरकार की थी, लेकिन दिल्ली सरकार को उससे कुछ मिला नहीं। इसके अलावा जो उन्होंने कहा सीएजी ने वो कि जो कोई इस तरह का अटेम्प्ट नहीं किया गया कि जो लोग लगातार डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। अनयूज्ड बारकोड प्रोन टू मिसयूज, आपने जो बारकोड इशू करने थे वो आपने किए नहीं, उनको जो यूज करना था वो भी नहीं हुए और उसका मिसयूज के चांसेस बढ़ गए। ऑथेंटिकेटिंग सेल्स विदाउट स्कैनिंग ऑफ बारकोड, अब बगैर बारकोड के आप कह रहे हैं कि हमने 20 बॉक्सेस बेच दिए, पता लगा कि 100 बिके थे। अब कैसे आप क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि स्कैनिंग तो हुई नहीं। इसी तरह से वेल सेल डेटा भी नहीं हुआ। अनड्यू बेनिफिट
टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं छोटी बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि इसमें घपला हुआ। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग ऑफ IMFL। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें कही गई है कि देखिए, अब किस दाम पे दिल्ली सरकार ने ये शराब खरीदी, इसका एक नॉर्म होता है। और जब ये एनालाइज किया गया सीए जो द्वारा, पता लगा कि उसी कंपनी ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग कॉस्टिंग दी है, और दिल्ली की कॉस्टिंग अलग है, और बिना कॉस्टिंग लिए, जिसको ईडीपी बोलते हैं, एक्स डिस्टिलरी प्राइस, वो लिया ही नहीं गया और उसको कंपेयर भी नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप उसको कंपेयर करते तो पता लगता कि वास्तव में वो शराब कितने की है, कितने में बिक रही है, और उस पर टैक्स कितना लगेगा। ये कुछ नहीं किया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस ईडीपी के अंदर ही टैक्स जोड़ के हाई रेट पे ईडीपी बताया गया, ताकि जो ऑलरेडी प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही प्रॉफिट जोड़ के दिल्ली सरकार को प्राइसिंग कोट की गई। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो L1 लाइसेंसेस थे, उन्हीं को ही डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दे दिया गया, वही मैन्युफैक्चरर और वही डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब उनके हाथ में था कि वो क्या रेट लगाएं और क्या रेट पे बेचें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम में कॉस्टिंग में ही प्रॉफिट को हाइड कर लिया, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आई सामने, वो ये रही कि जो लाइसेंस इशू किए गए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया। जो डिफॉल्टर्स थे उनको दोबारा दिए गए, जिनको ब्लैकलिस्ट करना था उनको भी लाइसेंस दे दिए गए। लगातार शिकायतों के बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं हुई। प्राइसिंग की बात मैंने आपको बताई, ये रहा। और इसमें कहीं पे भी, जैसा उन्होंने कहा कि एक्स डिस्टिलरी प्राइस को कैसे मापा जाए, इसके ऊपर भी कोई प्रयास दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उन्होंने L1 लाइसेंसीज के हवाले छोड़ दिया और इसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया, और इसीलिए डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फॉरेन लीकर लाइसेंसिंग उनके हाथ में चला गया। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात हुई, वो क्वालिटी नॉर्म्स को लेकर हुई कि पूरे सिस्टम में कहीं पे भी क्वालिटी की बात ही नहीं हुई। जब सैंपल लिए सीएजी ने, तो पता लगा कि जो BIS के नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, जो FSSAI के नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, जो लेबोरेटरीज इस्तेमाल की गई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो NABL सर्टिफाइड नहीं थी। इसका मतलब कुछ भी कूड़ा कचरा दिल्ली की जनता को शराब के नाम पर पिलाया गया। इसके अलावा जो डेटा, जब कन्फिस्केशन होता है, स्मगलिंग होती है, कहीं पे कोई डिपार्टमेंट सीजर करता है, उसका भी एनालिसिस नहीं किया गया। तो सीएजी ने यह कहा कि देखिए, वो सब चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब डेटा आ रहा है कि दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर लगातार पकड़ा जा रहा है और कुछ खास तरह के ब्रांड पकड़े जा रहे हैं, लेकिन 75% थे जो कंट्री लीकर, मतलब देसी शराब थी। उन सीएजी का कहना यह है कि कोई ये प्रयास नहीं किया गया कि इसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल करें, इस पे कहीं कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। तो वीक रेगुलेटरी फंक्शनिंग, और जो आपका एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी मैं बात कर रहा था एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर। पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ एनफोर्समेंट फंक्शन, साथ में यह कहा गया कि लैक ऑफ रिगर इन एविडेंस कलेक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो। आपने एविडेंस इकट्ठा करने में कि इस पूरे घपले के पीछे कौन है, क्यों स्मगलिंग हो रही है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कोई प्रयास केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया कि किसी तरह से हम इन जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, हम उनको पकड़ सके। इसका प्रॉब्लम यह हुआ कि एंड टू एंड ना तो लाइसेंस किसको दिया गया, ना आपने प्राइसिंग का ध्यान दिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर ध्यान नहीं, कितनी सेल हुई उस पर ध्यान नहीं, रेट कैसे तय होंगे ये ध्यान नहीं, जो चोरी पकड़ी गई, स्मगलिंग पकड़ी गई, उसको ट्रैकिंग नहीं, कौन इन्वॉल्व है उसकी ट्रैकिंग नहीं। कहने का मतलब क्या था कि एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री में पूरी तरह से लूप होल्स थे, लैक्यूना था, और इसका फायदा पूरा लीकर कंपनीज ने उठाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आती है वो ये कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई वो क्या रही और उसमें कितने घपले हुए, उसको लेकर जो सीएजी ने कमेंट्स किए वो भी सोचने वाले हैं। अब उसमें इशू ये आता है कि जो पॉलिसी थी उसमें डिजाइन एंड अवार्ड ऑफ लाइसेंसिंग ये कैसे होगा, ये अपने आप में जो एक प्रिवेंटिव होता है ताकि मोनोपोली ना हो, उस पूरी प्रोसेस को अंदर
एक डिफेक्ट रखा गया नई पॉलिसी, और जो कारण ये हुए कि जो जोन आपने बांटे थे जहां लाइसेंसिंग ऑक्शनिंग होना था वो प्रॉपर नहीं हुए, जिसके कारण राजस्व का नुकसान हुआ। और जो लाइसेंस सरेंडर हो गए उनकी दोबारा ऑक्शनिंग भी नहीं की गई, ताकि जो लोग एक बार मोनोपोली बिजनेस में आ गए, जिन्होंने कार्टेल बना लिया, उनका नुकसान नहीं हो, इसलिए आपने दोबारा लाइसेंस ऑक्शन भी नहीं की, नहीं तो पुरानी चोरियां भी पकड़ी जाती। तो ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी थी वो फॉल्टी रही। अब इसमें नुकसान कितना हुआ, ये किस लेवल पे कितना नुकसान हुआ, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो चैप्टर है 8.5, ये बहुत क्लियरली बताता है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू, दैट इज 2002.68 करोड़ का नुकसान हुआ। अब कैसे हुआ, इसको अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये चीज हमारे सामने आती है कि अगर आप यहां से देखें तो लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू नॉट टेकिंग टाइमली परमिशन, आपने जानबूझ के डिले किया, इससे 941 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि आपको किसी को फायदा पहुंचाना था। रीटेंडरिंग ऑफ सरेंडर्ड जोन नॉट डन लीडिंग टू लॉस ऑफ रेवेन्यू 890 करोड़ का नुकसान यहां हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे, जो आपके कार्टेल के हिस्सा नहीं थे, जो साउथ लॉबी के हिस्सा नहीं थे, जो एक पूरा नेटवर्क बनाया था केजरीवाल और टीम ने, जो उनके हिस्सेदार नहीं थे, उनको प्रॉफिट ना मिले, क्योंकि 12% का कमीशन था, वो ना मिले, इसलिए री ऑक्शनिंग भी नहीं कराई गई। तो ये हुआ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात रही वो ये कि 144 करोड़ जो इरेगुलर ग्रांट ऑफ वेवर, जैसे आपने देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब कोविड था, हम सेल नहीं कर पाए, इसलिए हमने जो आपको लाइसेंस फी दी है उसको वेव कर दिया जाए। तो इस तरह से करीब 144 करोड़ रुपए का मनीष सिसोदिया ने जो वेविंग किया, उससे दिल्ली की राज्य सरकार को नुकसान हुआ। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कलेक्ट होना चाहिए था वो भी ढंग से नहीं करी, 27 करोड़ का नुकसान उससे हुआ। तो कुल मिला के दोस्तों, जो सीएजी ने कहा कि जो 2000 करोड़ का नुकसान है वो ये हो गया। अब सवाल इस बात का है कि भाई ये जब सब हो रहा था तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, ये वाज़े में सवाल उठता है। तो इस मुद्दे को जब हम आगे देखते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्चर इसमें दिया गया है जिसको हमें देखना चाहिए, और वो है ये वाला। डिसीजन टेकन विदाउट अप्रूवल ऑफ कैबिनेट और ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एलजी। ना कैबिनेट को कंसिडरेशन किया गया, ना एलजी से परमिशन ली गई। और ये क्या थे, ये 6 बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो ब्रीफली मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये उसी का प्रिंट आउट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Relaxation regarding coercive action against the licensee in case of any default of payment of license fee within prescribed stipulated time। अब जो आपको लाइसेंस आपने ले लिया, आपको लाइसेंस फी जमा करानी है, आपने जमा नहीं कराई, आपने उसको वेव कर दिया, ये पॉलिसी है, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन केजरीवाल ने ना कैबिनेट को पूछा, ना एलजी को पूछा, और अपनी मनमर्जी से अपने दोस्तों की जो लाइसेंस फी थी वो उसको रिलैक्स कर दिया, वेव कर दिया। वेवर एंड रिडक्शन इन लाइसेंस फी, जैसा 144 करोड़ जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वेवर हुआ कोविड टाइम का बहाना करके, ये भी केजरीवाल को खुद नहीं करना था। इसकी कैबिनेट नोट बनता, कैबिनेट में जाता, अप्रूवल होता, एलजी के पास जाता, अप्रूवल होता, तब आप कर सकते थे। इन्होंने ना नोट वो कैबिनेट को भेजा, ना एलजी को भेजा, और अपने लेवल पे ही मनीष सिसोदिया से कह के 144 करोड़ का फायदा अपने दोस्तों का किया। Opening of vendors in confirming areas in lieu of mandatory leak vendor to be opened in non-confirming wards। जो नॉन कन्फर्मिंग वार्ड्स थे, जहां पे आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जहां पे एक एलजी ने कमेटी बनाई थी, उसमें बताया गया था कि किस वार्ड में कितने लीकर वेंट्स होंगे, वो कन्फर्मिंग था कि यहाँ यहाँ होने चाहिए, उनके अलावा भी और कई दुकानें खोल दी गई, उसका भी जो कैबिनेट कंसेंट नहीं लिया गया, उनसे नहीं पूछा गया। इसके अलावा जो एक्साइज पॉलिसी थी 21-22 की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट टेकिंग नॉन रिन्यूएबल लाइसेंस। आपने लाइसेंस फी नहीं ली अगले साल की, लेकिन उसको आपने एक्सटेंड कर दिया, तो लोगों को लाइसेंस फी देनी नहीं पड़ी, लेकिन मुनाफा कमाते रहे। इससे नुकसान हुआ, और ये इसलिए नहीं कर सकते केजरीवाल क्योंकि लाइसेंस फी राज्य सरकार का रेवेन्यू सोर्स है। उन्होंने कर दिया, ना कैबिनेट से पूछा, ना एलजी से पूछा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अर्नेस्ट मनी थी,
जिसको आप रिफंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने अगर एनओसी नहीं लिया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने वो पैसा भी रिफंड कर दिया बगैर एनओसी लिए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी थी 30 दिन में उन्होंने नहीं दी, उसके अलावा भी उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फॉर्मूला था कि लीकर की प्राइसिंग कैसे तय की जाएगी, उस प्राइसिंग को भी उन्होंने नहीं माना और एक जो गलत रेट था, गलत फॉर्मूला था, उसको मॉडिफाई करके उस हिसाब से प्राइसिंग की गई, जिससे कि बियर और लीकर के रेट्स बदल गए और प्रॉफिट जो वेंडर्स का था उसका बढ़ गया, राज्य का रेवेन्यू घट गया। तो बड़े सिस्टमेटिक वे से कानूनों को ना मानते हुए, मनमर्जी करते हुए, डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो उनके पास नहीं थी, उन्होंने दिल्ली का करीब 2000 करोड़ का घोटाला किया। अब सवाल इस बात का है कि 2000 करोड़ रुपए आप अगर किसी ट्रेड को मुनाफा करवा दे रहे हो, तो ऐसा आपको क्या इंटरेस्ट है उस सेक्टर के अंदर या उन लोगों में कि आप राज्य का 2000 करोड़ रुपए का नुकसान करा रहे हो, लेकिन अपने दोस्तों का फायदा करा रहे हो। कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। और यही बात आई कि जो गोवा के अंदर और बाकी चुनाव के अंदर, गुजरात के अंदर जो रिश्वत आई, जो चुनाव का पैसा लगा, वो इन्हीं लीकर लॉबी के द्वारा दिया गया था। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है, जिस तरह से 204 पेज की लंबी रिपोर्ट है, इसमें एक एक एविडेंस, दुकान का नाम, कितने लाइसेंस पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, कौन से सर्टिफिकेट क्या, और किस तरह की कार्रवाई अब अधिकारियों को होगी, ये भी सीएजी ने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है। तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने तो अपनी कुर्सी खोई ही खोई, साथ ही जो आपके अपने दोस्त थे उन सबको भी आप ले डूबे। अब इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सीएजी रिपोर्ट है, सीएजी की रिकमेंडेशंस हैं कि क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। अब कई लोग इसमें फंसेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। अब ईडी इसको उठाएगी, सीबीआई इस रिपोर्ट को उठाएगी, और जिन जिन लोगों का नाम है अब उनको पकड़ के एक एक करके अब उनसे पूछताछ होगी। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब अगले कई सालों तक इस केस से संबंधित जो सवाल उठेंगे उनका जवाब देते रहेंगे, और कम से कम जब तक 5 साल बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, उनको तो चैन शायद नहीं मिलेगा। और रोज कोई ना कोई खबर उठेगी, और हो सकता है कि अगले 5 साल के अंदर शायद केजरीवाल ये ना सोचे कि मैं राजनीति से संन्यास ही ले लूं, क्योंकि जिस तरह से मिट्टी पलीत होएगी इमेज की, उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सीएजी की रिपोर्ट अगर पहले आ जाती तो केजरीवाल कुछ अपनी इज्जत बचा सकते थे? क्यों छुपा रहे थे केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को? अब आपको पता लग गया होगा। आपकी केजरीवाल साहब को क्या राय है, उनको अब क्या करना चाहिए? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट भी करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इस रिपोर्ट से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के पूरी जानकारी तथ्यों के साथ पेश कर दूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।